हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। हम केमिस्ट्री में जेट के लिए पढ़ रहे थे और हमने 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि उनका प्रतीक चिन्ह, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप-बाऊ के नियम के आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी को आधार मानकर आप आगे के तत्वों को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे नया वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सार्थक अंक। जो जेट की केमिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत 4 यूनिट रखी गई है। तो फर्स्ट वाली यूनिट जो होती है उसके अंतर्गत हम फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों ही मिक्स है उसके अंदर। सेकेंड वाली जो यूनिट है उसके अंतर्गत आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। थर्ड वाली जो यूनिट है उसके अंदर आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और जो फोर्थ वाली यूनिट होती है उसके अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट वाली यूनिट के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, उसके अंतर्गत हम सार्थक अंक जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है बहुत सी बार परीक्षाओं में। तो परिभाषा तो नहीं आती है लेकिन हमें ध्यान जरूर रखनी है कि मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब भौतिक राशियों के अंतर्गत जो भी भौतिक राशियों को मापा जाता है उनकी जो कुल संख्या होती है वही क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। ठीक है, तो इसके कुछ अलग अलग नियम होते हैं, उन नियमों को भी हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे नियम समझा दूंगी। पहला नियम होता है गैर शून्य अंक। सभी गैर शून्य अंक का मतलब होता है 1 से लेके 9 तक के अंक। तो सभी गैर शून्य अंक किसके अंतर्गत आते हैं, सार्थक अंक के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 5, 4, 3, 2, 1। अगर यहाँ पूछा जाए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर होगी 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब सभी गैर शून्य अंक जिनके अंतर्गत शून्य नहीं आता है वे सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सेकेंड वाला जो नियम होता है कि गैर शून्य अंकों से पहले मतलब बाईं तरफ आने वाले जितने भी शून्य होते हैं वे सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, वापस 5। ठीक है, एक ही संख्या को लेकर चलते हैं तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तीसरा जो नियम होता है कि गैर शून्य अंक के मध्य में आने वाले जितने भी शून्य होते हैं वे सार्थक अंक के अंतर्गत गिने जाते हैं। हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं 5, 0, 0, 1, 2, 3। मतलब ये गैर शून्य अंक है, इन दोनों के मध्य में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो यहाँ पर इन शून्य को सार्थक अंक के अंतर्गत रखा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब यहाँ पर जो है सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 6। अगला नियम लेते हैं कि अगर संख्या है मतलब गैर शून्य अंक है और गैर शून्य अंक के आगे कितने भी शून्य हैं और तो उन्हें सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर उनके बाद में दशमलव आ जाए या डेसिमल आ जाए तो फिर उन सभी शून्यों को सार्थक अंक के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण तो ये हो गया। अगर मान लीजिए पूछा गया कि 100 के अंतर्गत कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 1। लेकिन अगर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें सारे जितने भी शून्य हैं उनको काउंट करना होगा और वो सार्थक अंक के अंतर्गत आएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5। समझ में आया। एक उदाहरण से और समझते हैं कि अगर इस तरीके से लिखा गया है तो यहाँ पर जितने भी शून्य हैं उन्हें हमें काउंट करना पड़ेगा, तो वो सार्थक अंक के अंतर्गत आएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन अगर उससे ऐसे लिखा गया है तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 1। मतलब ये वाले शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत काउंट नहीं होंगे। अगर डेसिमल लगा हुआ है या दशमलव लगा हुआ है तभी हम उन्हें काउंट करेंगे। ठीक है, अगला नियम है कि किसी भी माप किया जाता है किसी भी पदार्थ का। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर, 500 मीटर,
1000, मिलीलीटर। तो यहाँ पर अगर मापन किया गया है तो इन शून्य को आप सार्थक अंक मानना पड़ेगा। मतलब 100 के अंतर कितने होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। यहाँ पर भी 3 सार्थक अंक होंगे और यहाँ पर 4 सार्थक अंक होंगे। एक बार हम पहले पांचों नियम को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि किन्हीं भी गैर शून्य, जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं वे सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नियम बताया गया है कि गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। फिर बोला गया है तीसरा नियम है कि गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला नियम है कि गैर शून्य अंक के बाद में दाईं तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन अगर दशमलव लगा हुआ है तो उन्हें हमें सार्थक अंक के अंतर्गत काउंट करना होगा। अगला नियम है कि अगर गैर शून्य अंक के बाद वाले जीरो के आगे ये कोई मापन की इकाई है, मापन की इकाई लगी हुई है, मात्रक लगा हुआ है, तो हमें उन शून्य को सार्थक अंक के अंतर्गत रखना होगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। वस्तुओं की संख्या, जैसे मान लीजिए 20 पेन, 10 कॉपी, 15 चॉकलेट, ऐसे वस्तुओं की संख्या बताई गई है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। मतलब 20 के बाद आप दशमलव लगाकर कितने भी जीरो लिख सकते हैं। 10 के बाद आप कितने भी शून्य लगाकर लिख सकते हैं, दशमलव लगाकर। 15 के बाद आप दशमलव लगाकर कितने भी शून्य लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि 20 पेन में कितने सार्थक अंक है तो कितने होंगे? अनंत होंगे। कितने होंगे? अनंत होंगे। अगला नियम बताया गया है कि कोई भी वैज्ञानिक संकेत होता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश का वेग होता है 10 गुणित 10, 3 गुणित 10 की घात 8। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि 10 की घात 8 को सार्थक अंक के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा, जितने भी वैज्ञानिक संकेत हैं। एक होती है एवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणित 10 की घात 23। तो यहाँ पर हमें सार्थक अंक निकालने तो 1, 2, 3 और 4, इसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सार्थक अंकों को निकालने के कुछ नियम है, सिंपल से नियम है, आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। वो इसी बार पूछ लिए जाते हैं जेट के एग्जाम में कि संख्या के अंदर निम्न संख्या के अंतर्गत सार्थक अंकों की संख्या है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम कि 0.0051025 अंक में कितने सार्थक अंक हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर गिनेंगे। हमें पता है कि गैर शून्य अंक तो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। मतलब यहाँ पे गैर शून्य अंक भी है, उसके मध्य में भी जीरो आ रहा है, मतलब इन्हें भी सार्थक अंक के रूप में गिनना पड़ेगा। लेकिन गैर शून्य अंक से पहले वाला जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। तो हम इसे इस तरीके से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अगर बोला जाए कि सार्थक अंकों में न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ये भी मुझसे यार पूछ लेते हैं, तो इसको भी 3 नियमों के द्वारा हम समझ सकते हैं। सिंपल सा नियम है, अगर न्यूनतम अंक निकालने के लिए बोला है मैं आपको कुछ उदाहरण से समझा दूंगी तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक ही संख्या को लेकर इसलिए चल रहे हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर हमें न्यूनतम अंक निकालना है तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए अंतिम वाले अंक को देखा जाता है। अंतिम वाले अंक को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर अंतिम वाला अंक क्या है? 5 से छोटा है। अगर वो अंतिम वाला अंक 5 से छोटा होता है तो सिर्फ 2 अंकों तक देखते हैं तो वही अंक रखा जाता है। अगर अंतिम वाला अंक 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगला नियम बोलता है कि अगर अंतिम वाला अंक 5 से अधिक है, अंतिम वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे जो पहले आने वाला अंक है उसमें 1 अंक बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 5.04। अगर अंतिम वाला अंक 5 हो और उससे पहले वाला अंक क्या हो? विषम हो, तो एक अंक वहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। और अगर अंतिम वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला कैसा है? सम है,
तो वहाँ पर उसे ऐसा ही रखा जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। एक बार और समझिएगा, एक बार एक और उदाहरण से समझते हैं हम इसको। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 क्या है, 5 से छोटा है, मतलब न्यूनतम अंक कितना बन जाएगा 1.02। अगर 5 अंतिम अंक 5 से छोटा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 से बड़ा है तो उससे पास वाले अंक में 1 अंक बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 1.03 हो जाएगा। अगर अंतिम अंक 5 ही है तो उससे पहले वाले अंक को देखेंगे वो कैसा है, सम है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और अगर विषम है तो उसमें 1 अंक बढ़ा देंगे। ये सार्थक अंकों के न्यूनतम अंक निकालने के लिए नियम होता है। सार्थक अंक को आप समझ लीजिए कि सार्थक अंक, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंकों से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सभी गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला जो शून्य होता है वह सार्थक अंक होता है। गैर शून्य अंक के बाद में दाईं तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन अगर दशमलव लगा हुआ है तो सार्थक अंक होंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें, अगर किसी का मापन किया जाता है और गैर शून्य अंक के दाईं तरफ अगर 0 आ रहा है तो सार्थक अंक के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। वस्तुओं की संख्या को हमेशा अनंत के रूप में सार्थक अंक बताते हैं, और वैज्ञानिक संकेतन के अंतर्गत जो भी घात होती है उनको से सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको सार्थक अंक वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।